नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, अब सुप्रीम कोर्ट ने यानी अदालत उज़्मा ने दो अहम फैसले दिए हैं और मैं समझता हूँ कि इन फैसलों के और इस हुक्म के मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा दोरस नताइज बरामद होंगे। एक फैसला तो SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट है बिहार में, उस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। मैं समझता हूँ कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन और उसकी तायद और हिमायत करने वाले लोगों के चेहरों पर एक ज़ोरदार तमांचा है और ख़ास तौर पर जो अपोजिशन इल्ज़ाम आयद करती है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी हुकूमत के इशारों पर नाच रही है, उस इल्ज़ाम को भी साबित करने का बायस बन सकता है ये फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन को वोटर्स के यानी राय दहिंदों के नामों के इंदराज के ज़िमन में जो दस्तावेज़ात हैं उनमें आधार कार्ड को भी तस्लीम करना चाहिए और आधार कार्ड की अहमियत उसने वाज़े कर दी है। अब इलेक्शन कमीशन के पास कुछ बाकी नहीं रहा है, जिसके पास भी आधार कार्ड होगा वो उस बुनियाद पर अपने नामों का इंदराज कराएगा। लेकिन एक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है बहुत ही प्यारा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि जो आवारा कुत्ते होते हैं उन्हें शेल्टर्स में मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें शेल्टर्स में मुंतकिल ना किया जाए बल्कि उन्हें वैक्सीनेटेड यानी सॉरी उन्हें टीका अंदाजी के ज़रिए और उन्हें अद्वियात के ज़रिए यानी खुला छोड़ दिया जाए ताकि वो आम कुत्तों की तरह ज़िंदगी बसर कर सकें। बहरहाल नाज़रीन, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, लेकिन हम ये सवाल कर सकते हैं बहैसियत हिंदुस्तानी, मुहिब वतन हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान का भला चाहने वालों की हैसियत से कि क्या सुप्रीम कोर्ट जिस तरह आवारा कुत्तों के बारे में रूलिंग दी है या फैसला सुनाया है उसी तरह का फैसला फ़िरका परस्त कुत्तों के बारे में भी देगी या नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले आवारा कुत्तों के बारे में कहा कि उन्हें शेल्टर्स भेज देना चाहिए, तो फिर ये फ़िरका परस्त कुत्तों को कहाँ पर भेजना चाहिए? यानी कम्युनल डॉग्स जो है हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, हिंदुस्तान की तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं और अहम ओहदों पर फायज होकर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो उनका क्या किया जाए? तो बहरहाल ये खबर रही। लेकिन तीसरी खबर हम आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो फ़िरका परस्ताना बकवास करते रहते हैं। अब उन्होंने कह दिया है कि उनकी रियासत में 18 साल से कम उम्र के लोग यानी 18 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनका आधार कार्ड नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी तरह कमज़ोरों को, अक़लियतों को और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको दबाना चाहते हैं, उनको हक़ राय दही से महरूम करना चाहते हैं। तो बहरहाल पहली खबर जो हमने आपको बताई है SIR के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन को यानी आधार कार्ड कबूल करना होगा और आधार कार्ड की बुनियाद पर वोटर्स के नामों का इंदराज अमल में लाना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि अब तक इलेक्शन कमीशन ने SIR के नाम पर बिहार में 65 लाख से ज़ायद लोगों के नामों को वोटर लिस्ट से यानी फहरिस्त राय दहिंदगान से यानी हज़फ कर दिया है। और ये क्या जुर्म नहीं है कि लोगों को जमहूरी हक से रोका जा रहा है? ये सवाल हम करते हैं हमारे साथी सज्जाद साहब से। जी देखिए, यकीनन एक तो बिहार में ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने SIR के नाम पे 65 लाख लोगों को जो है खारिज कर दिया लिस्ट से, फहरिस्त से। जी, अब सुप्रीम कोर्ट का यकीनन ये फैसला राहत देने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को भी आप 11 जो दस्तावेज़ात आपने रखी हैं जो प्रूफ के लिए, रेसिडेंस प्रूफ के लिए, उसमें आधार को भी शामिल किया जाए। एक फ़ैसला, उसका अहम फ़ैसला ये है। दूसरा फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोसेस है SIR का उसको सहल और आवाम दोस्त बनाया जाए। फिर तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये की है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की सहूलत जो है पूरे के पूरे बिहार में मुहैया की जाए। ये तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि जिनके नाम निकाले गए हैं या जिनके नाम हज़फ किए गए हैं उनको अपनी शिकायत दर्ज करवाने का और अपने नामों को जो है इंदराज करवाने का पूरा मौका फराहम किया जाए। जी। तो बहरहाल ये जो सुप्रीम कोर्ट का अहकामात हैं, कांग्रेस ने उस पर जो पहला रिएक्शन कांग्रेस का आया है उसमें यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जमहूरियत की जीत है, वरना तो जो है SIR के नाम पे
इलेक्शन कमीशन और वहाँ की जो बीजेपी की मतलब एक मिली जुली सरकार थी नीतीश कुमार और बीजेपी की, उन्होंने तो जमहूरियत को तबाह करने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आधार को शामिल करके, देखिए इससे पहले एसआईआर की जो कंडीशंस थे उसमें आधार को नहीं रखा गया था, उसमें आधार को छोड़ के बाकी तमाम जो है कंडीशंस उसमें लगाई गई थी, जिसमें जैसा कि कहा गया था कि आप जो है पासपोर्ट आप दिखा सकते हैं, आप बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, आप एसएससी के सर्टिफिकेट प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हैं, आप जो है और भी दीगर जैसे कि राशन कार्ड है उसका जो है मौका फराहम किया गया था, लेकिन आधार को शामिल नहीं किया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस और अपोजिशन जमातों ने सख्त बरहमी का इजहार किया था और कहा था कि एसएससी का प्रूफ कहाँ से लाएंगे बिहार के लोग, और पासपोर्ट बहुत सारे लोगों के पास होता नहीं है, और फिर जो है दीगर दस्तावेज़ात जो बताई गई हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट भी होता नहीं है। तो एक तरीके से नाइंसाफ़ी की गई है और टारगेट किया गया है कि लोगों को कैसे जो है निकाला जाए। कांग्रेस ने तो साफ तौर पे कहा था कि 2024 के जो आम इंतखाबात हुए थे, उन आम इंतखाबात में के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक सर्वे करवाया था वहाँ पे वोटर्स का, और सर्वे करवाने के बाद कहा था कि ये जो वोटर फहरिस्त है वो मुकम्मल है, बेहतरीन है, इत्मीनान बख्श है और इसमें किसी किस्म के चयन की ज़रूरत नहीं है। और ये कहा गया था कि हम नए वोटर्स को शामिल करने के लिए एक प्रोसेस शुरू करेंगे। लेकिन अचानक 2025 में जब बिहार का इलेक्शन करीब आ जाता है तो अचानक एक नई जो है एक प्रक्रिया बोलिए आप, ये जो है अमल बोलिए या कोशिश बोलिए, मुहिम बोलिए, साजिश बोलिए, जो भी आप नाम दे सकते हैं, कि एक नई जो है एक मुहिम शुरू की गई कि वोटरों का जो है जो फहरिस्त है उसकी गहरी नज़रसानी की जाएगी, उस पर गहरी नज़र डाली जाएगी। तो गहरी नज़र के बहाने एक ही झटके में, एक ही 15-21 दिन में 65 लाख लोगों के नाम निकाल दिए गए फहरिस्त से। तो इसी पे जो है अपोजिशन ने सवाल उठाए थे और कहा था कि अब वोट चोरी का एक नया जो है हथकंडा इस्तेमाल किया गया है और एक नए तरीके से इलेक्शन। अब अपोजिशन का राहुल गांधी अब जो यात्रा कर रहे हैं बिहार में, उन्होंने तो दो टोक में कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी और जो है मरकज़ की हुक्मरान जमात की पूरी तरीके से एक कारकुन के तौर पे काम कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक एसआईआर का सवाल है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का सवाल है, तो इस सिलसिले में अपोजिशन ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी हुकूमत में गठजोड़ हो गया है और इनमें साजबाज हैं, यानी नेक्सस बिटवीन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड बीजेपी गवर्नमेंट। तो बहरहाल इसका असर ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आपने देखा कि उनका लब्बो लहजा ऐसा लग रहा था कि वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, बल्कि वो बीजेपी के कोई लीडर हों और बीजेपी के मुदाफियत कर रहे हो या हुकूमत की दिफा में आगे आ गए हो। ज्ञानेश कुमार की मैं बात कर रहा हूं और आपने देखा कि किस तरह राहुल गांधी ने कहा कि हम तीनों इलेक्शन कमिश्नरान को देख लेंगे, क्योंकि इख्तिदार किसी का भी मुस्तकिल नहीं होता, और अगर कोई ये समझ रहा है कि बीजेपी का इख्तिदार मुस्तकिल होगा तो उसकी खाम ख्याली है, उसकी बेवकूफ़ी है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था, मैं समझता हूं कि तारीखी हुक्म है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तारीखी हुक्म में वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को बड़ी सख्ती के साथ हिदायत दी है कि आप जिन लोगों के, यानी जिन वोटर्स के नाम फहरिस्त राय दहनखान से हज़फ कर चुके हैं, उनके नाम शामिल करने के लिए जो दरख्वास्तें दी जा रही है उसके लिए आधार कार्ड को भी कबूल कर लें। तो अब इलेक्शन कमीशन पर यह जोरदार तमाचा था सुप्रीम कोर्ट का। अब देखना यह है कि कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है या हुक्म आया है वो जमहूरियत की जीत है, वो सेकुलरिज्म की जीत है, वो हिंदुस्तानी अवाम के और खास तौर पर बिहार के अवाम की जीत है, अपोजिशन की जीत है और मोदी हुकूमत की बदतरीन नाकामी है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन और क्या तरीके इख्तियार करता है, क्या वो फिर भी सुधरने से बाज नहीं आता, ये सोचने वाली बात है। और एक अहम बात आपको बता दूं कि जहां तक एसआईआर का सवाल है, तो अब
सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे ने लोगों में उम्मीद की एक नई किरण पैदा कर दी है और ये एहसास दिला दिया है कि आप अगर हुकूमत के साथ कोई सरकारी इदारे साजबाज करते हैं या गठजोड़ करते हैं या नेक्सस करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कानून आपकी हिफाजत के लिए है और अदालतें आपके तहफ्फुज़ के लिए है। तो बहरहाल ये एक बात रही है, लेकिन दूसरी अहम बात जो कुत्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इन्हें शेल्टर्स ना भेजा जाए, बल्कि ऐसे कुत्तों को टीके दिए जाएं, उन्हें वैक्सीनेटेड करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाए। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये कुत्ते तो बेचारे इंसानों को बचाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिरकापरस्त कुत्ते जो हैं यानी कम्युनल डॉग्स जो है वो इंसानियत के खात्मे के लिए अपने इक़दाम करते हैं, जुल्म व जबर का एहतमाम करते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस का इस्तेमाल करते हैं और इन कुत्तों को रोकने वाला कोई नहीं है। अब देखना यह है कि फिरका परस्त दरिंदे यानी फिरका परस्त डॉग्स किस तरह का खतरा हिंदुस्तान में फैला रहे हैं, किस तरह का जहर हिंदुस्तान में फैला रहे हैं और किस तरह की बीमारी यानी फिरका परस्ती की बीमारी को फरोग दे रहे हैं। अब तो ये वबा की शक्ल इख्तियार कर गई है और सज्जाद साहब से हम यही पूछेंगे कि क्या कम्युनल डॉग्स पर काबू पाने के लिए कोई वैक्सीन है? यकीनन देखिए एक बहुत ही अजीब-गरीब फैसला है कि पागल कुत्तों को जो है आप टारगेट करें, तो बहरहाल जो है सुप्रीम अदालत उज़्मा का फैसला है। असल में क्या है कि आप देख रहे हैं कि हालिया दिनों में कुत्ते जो है कुत्तों के हमले बढ़ गए हैं। बहुत दिल दहला देने वाले वीडियोस आ रही हैं सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए, जो वीडियो जो मामला हालात रिकॉर्ड हो रहे हैं। कुत्ते अब ऐसा नहीं है, पहले ये होता था कि कुत्ता जो है डरते डरते किसी के पैर को काट लेता और भाग जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बाज़ाब्ता जो है हमला कर रहे हैं, हुजूम की शक्ल में हमला कर रहे हैं और लोगों के मुज़ाहमत के बाद भी, जैसे कि एक कुत्ते ने एक आदमी को पकड़ लिया, उसकी टांग पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन 10 आदमी मिलकर भी उसको छुड़ाने की कोशिश करें तो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये जो पागलपन है, यकीनन आपने जो कहा है, इस पागलपन की बुनियाद पे फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कम्युनल डॉग्स आपने जो है बड़ा बेहतरीन जो है आपने एक मतलब ये जुमला जो है आपने बिल्कुल जो है जुमला जो कहा है आपने, ये रिमार्क यकीनन जो है बहुत अहम है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो फ़िरका परस्त लोग हैं ये टारगेट कर रहे हैं लोगों को। जैसे कि अभी हमने हाल में उत्तराखंड में देखा कि एक दाढ़ी वाले जो है, एक ज़ईफ़ शख्स दाढ़ी वाला ढाबे में जाता है कुछ ख़रीदने के लिए, तो किसी बात पे बहस हो जाती है तो उसको किस तरीके से मारा पीटा गया और उसको किस तरीके से जो है कहा गया, धमकी दी गई कि तेरी दाढ़ी जो है कुल्हाड़ी से काट दूंगा, एक झटके में जो है, एक झटके की तरह जो है तेरी दाढ़ी काट दूंगा वगैरह, और उसको मारा पीटा गया बहुत बेदर्दी से। एक ज़ईफ़ शख्स को 3-4 लोगों ने मिलकर मारा पीटा और वो दिल दहला देने वाली वीडियो थी। उसी नौइयत की वीडियोस भी अब हमने देखी मुख्तलिफ, जैसे गौकशी के नाम पे जो हालात पैदा हुए हैं और फिर गौरक्षा के नाम पे और फिर जो है लव जिहाद के नाम पे लोगों को खंभों से बांध के मारा गया, नौजवानों को। किस किस नौइयत के जो है फ़िरका परस्ती के मनाज़िर यहाँ देखने में आ रहे हैं। एक दर्दनाक मंजर तो जो है सारी दुनिया ने देखा, मंडिया में कर्नाटक की एक लड़की जा रही है कॉलेज में, अपना जो है वो बुर्का पहन के जा रही है, तो 15, 20, 30, 40 जो है वो फ़िरका परस्त उसके पीछे जो है पागलों की तरह नारे लगा रहे हैं। आप देखिए किस मुस्कान की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल मुस्कान ही की बात कर रहा हूँ। तो देखिए किस जानिब जा रहा है हमारा मुल्क, किस नहज के जो है यहाँ पे फ़िरका परस्ती पैदा की जा रही है, किस नहज की नफ़रत को यहाँ प्रमोट किया जा रहा है, किस तरह की शरंगेज़ी यहाँ पे देखी जा रही है। यकीनन इनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट को सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है। बहरहाल सजा साहब, आप देखेंगे कि जहाँ तक कम्युनल डॉग्स का सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये जो बेचारे कुत्ते हैं उनकी यानी नकल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि आपने भी कहा है कि जब ये किसी पर हमला करते हैं, पागल कुत्तों की बात कर रहा हूँ मैं, और ये आवारा कुत्तों की बात कर रहा हूँ, गली के कुत्तों की बात कर रहा हूँ, जब ये हमला करते हैं तो पूरे ग्रुप की शक्ल में करते हैं। और आप देखेंगे जो कम्युनल डॉग्स हैं या फ़िरका वाराना कुत्ते हैं, फ़िरका परस्त कुत्ते हैं, वो हुजूमी तशद्दुद की शक्ल में या हुजूम की शक्ल में तशद्दुद बर्पा करते हैं। जैसा कि आप
آپ دیکھیں گے اگر کوئی شخص داڑھی رکھتا ہے اور اتراکھنڈ کی کسی ہوٹل میں جاتا ہے تو اسے مار مار کر آدمرا کر دیا جاتا ہے اور اسے دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم تمہاری داڑھی کلہاڑی سے کاٹ دیں گے. اسی طرح اگر آپ اتر پردیش میں جائیں گے تو وہاں پر بے قصور نوجوانوں کو اس بنیاد پر مارا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے. اگر آپ جائیں گے جھارکھنڈ میں جائیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ امتیاز اور مظلوم انصاری کو یعنی درختوں پر لٹکا دیا جاتا ہے, زندہ پھانسی دی جاتی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف مختلف مقامات پر جائیں گے یا ہریانہ میں جائیں گے تو حافظ جنید آپ کو دکھائی دیں گے جن کو مار مار کر شہید کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو فرقہ پرست درندے ہیں, میں تو درندے نہیں کہوں گا, فی الوقت کمیونل ڈاگس کہوں گا, فرقہ پرست کتے کہوں گا, اس لیے کہ ان کتوں میں ان کتوں میں اگر فرق دیکھا جائے تو یہ بیچارے نظر آئیں گے اور یہ ظالم و تشدد برپا کرنے والے دکھائی دیں گے, انتہا پسند دکھائی دیں گے, دہشت گرد دکھائی دیں گے. تو بہرحال یہ خبریں تھیں, لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ امریکہ میں ایک سروے کیا گیا جس میں یہ عوام سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا مملکت فلسطین یعنی علیحدہ ریاست فلسطین کا قیام عمل میں لایا جانا چاہیے, تو تقریباً 58% امریکیوں نے جو سروے کیا گیا ہے افسوس کی طرف سے, اس میں 58% لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل یعنی فلسطین کی علیحدہ ریاست تشکیل پانی چاہیے اور جو اقوام متحدہ کے رکن ممالک ہیں انہیں اس ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے, جبکہ 33% لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت اچھی بات ہے, امریکی حکومت چاہے اسرائیل کی کس قدر مدد کر لے لیکن امریکی عوام جو ہے وہ انسانیت نواز ہے, ان میں انسانیت اب بھی باقی ہے اور وہ فلسطینی بچوں کی شہادتوں پر بہت غمگین ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ سارے یورپ میں اسرائیل کے خلاف نعرے بلند ہو رہے ہیں اور اب تو یہ ہو گئی ہے کہ سویڈن میں بچوں نے اسرائیل کے مظالم جو بچوں پر ڈھائے ہیں فلسطینی اس کے خلاف احتجاجی مارچ نکالا اور سویڈن کی سڑکوں پر اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت مری نہیں ہے, انسانیت زندہ ہے اور جب تک زندہ رہے گی اسرائیل کی لوگ مذمت کرتے رہیں گے اور اسرائیل کی مدد کرنے والے امریکہ پر لعنت بھیجتے رہیں گے. یقیناً دیکھیے امریکہ, یورپ, آسٹریلیا تینوں جو ہے ہم مطلب خطہ زمین کی اگر ہم بات کریں, یورپ ایک بر اعظم ہے, جی امریکہ ایک بر اعظم ہے, آسٹریلیا ایک بر اعظم, جی 3 بڑے بر اعظم ہیں. تو ان تینوں بر اعظموں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں فلسطینیوں کے حق میں, فلسطین کے حق میں, فلسطینیوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان مظالم کے خلاف, فلسطین میں معصوم بچوں اور عورتوں کی جو اموات ہو رہی ہیں اس کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 1 مہینے 2 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظاہروں میں شدت آئی ہے. لندن میں لاکھوں لوگ نکلتے ہیں, امریکہ کے جو ہے مختلف شہروں میں, نیو یارک میں ہم نے دیکھا, شکاگو میں ہم نے دیکھا, لاس اینجلس میں ہم نے دیکھا, اور بھی مختلف شہروں سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں ہر سنڈے لاکھوں لوگ فلسطین کی حمایت میں, فلسطینی ریاست کی حمایت میں, غزہ کی حمایت میں, غزہ میں جاری ظلم و ستم کے خلاف اور غزہ کے لوگوں کو فوری جو ہے امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے لوگ باہر سڑکوں پہ آ رہے ہیں اور مظاہرے کر رہے ہیں. جی اور ہم نے دیکھا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ سروے رپورٹس یقیناً ایک خوشائند ہے کہ امریکہ میں سروے رپورٹ میں 58% لوگوں نے جو ہے فلسطین کی حمایت کی, فلسطینیوں کی حمایت کی. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلم اپنی انتہا پہ پہنچتا جا رہا ہے اسرائیل کا. ایک تو اس نے غزہ کو تہس نہس کیا, غزہ کے لوگوں کو بے گھر کیا, 10 لاکھ لوگوں کو اس نے جو ہے اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا ہے, پورے کے پورے شہر کو کھنڈر بنا دیا گیا. اس کے بعد اب اس نے پورے شہر کو جو ہے ناکہ بندی کر کے خوراک بند کر دی, پانی بند کر دیا, لوگوں کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. اور ہر دن خبریں آ رہی ہیں کہ ایک جانب تو اسرائیلی سپاہی انتہائی بے دردی سے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور دوسری جانب جو ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو یہ ایک دردناک صورتحال بھی جو ہے نکل کے سامنے آئی ہے. اور اس دردناک صورتحال کے بیچ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے جو نیتنیاہو کو تو انتہائی جو ہے دنیا کا سب سے خطرناک قضائی قرار دیا گیا ہے. اقوام متحدہ نے جو ہے مذمت کی, عالمی جرائم کی عالمی عدالت نے جو ہے کیس درج کروائے, اس کے باوجود یہ پاگل ہوا جا رہا ہے. نیتنیاہو اس نے ایک قرارداد پاس کی ہے وہاں پہ اور باضابطہ اس نے اعلان کیا کہ ہم غزہ پہ پوری طریقے سے قبضہ غزہ کا لیں گے اور اس کی فوج پھر غزہ میں جو ہے
घुस पड़ी है, निहत्थे लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनको इलाके छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है बेदर्दी से, छोटे छोटे 5 साल के 4 साल के बच्चों को बेदर्दी से फायरिंग करके जो है उनको शहीद किया जा रहा है। तो यकीनन ये दर्दनाक मनाजिर दुनिया देख रही है। अब अमेरिका के ट्रंप अगर उसकी सपोर्ट करेंगे, देखिए इससे पहले जो बाइडन ने सपोर्ट किया था, फौरी तौर पे जो बाइडन ने जंगी जहाज़ भेज दिया था वहाँ पे, 2 जंगी जहाज़ आज भी अमेरिका के इजराइल की सपोर्ट में गज़ा के साहिलों पे खड़े हैं। तो लोगों ने जो बाइडन को निकाल बाहर किया, पब्लिक में गम गुस्सा था, पब्लिक ने जो बाइडन को निकाल बाहर किया। अब ट्रंप भी उसी रवैये पे, उसी नहज पे चल रहा है। तो यकीनन ट्रंप का भी जो है बहुत अनकरीब जो है ट्रंप का भी जो है टाइम आने वाला है। तो देखिए जो जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो फिर जो है अल्लाह के गज़ब को जो है ये एक तरीके से जो है आवाज़ देने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ अल्लाह के गैज़ व गज़ब को आवाज़ देने का काम ये लोग कर रहे हैं, इजराइल की तरफ से हो रहा है। और जो है आहें वहाँ से निकल रही हैं, वो आहें खाली नहीं जाएंगी गज़ा की, गज़ा के लोगों की, गज़ा के आवाम की। और जिस तरह से राय आमा पूरी दुनिया में बन रही है, यकीनन देखिए इस बहुत बड़े सानहे के बाद हमें यकीन है कि जो आगे जो सुबह आएगी, यकीनन फ़लस्तीन की आज़ादी की सुबह साबित होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, हम सलाम करते हैं उन बच्चों को स्वीडन के जिन्होंने फ़लस्तीनी बच्चों के हक़ में आवाज़ उठाई और दुनिया को एहसास दिलाया कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और उन्हें इसराइल कत्ल कर रहा है, उनकी नस्ली तस्दीर कर रहा है, उनके के कत्ल आम में इसराइल मुलविस है। वैसे भी इसराइल के बारे में कहा जा रहा है कि वो चाहता है कि उसकी शर्त पर जंगबंदी हो और 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए हमास ने तो पहले ही मनसूबे को मंजूरी दे दी है। लेकिन इसराइल जिस तरह की हरदर्मी का मुजाहरा कर रहा है, उससे अंदाज़ा होता है कि वो फ़लस्तीनियों को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश यानी मिटाना चाहता है। लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि फ़लस्तीनी कभी भी इस तरह की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। और आप अंदाज़ा कीजिए कि अब यहूदी जो रबी हैं, यानी उनके जो मजहबी स्कॉलर्स हैं यहूदी, वो ये कहने लगे हैं कि मुसलमानों को 2 चीज़ें हैं जिससे उन्हें बहुत डर लगता है और ऐसा लगता है कि ये कौम हमें खा जाएगी, हमें तबाह व बर्बाद कर देगी, हमारा नामो निशान सफ़े हस्ती से मिटा देगी। क्योंकि इस कौम के पास नमाज है, इस कौम के पास जज्बे जिहाद है। ये कौम मौत से नहीं डरती बल्कि मौत का पीछा करती है, और जब ये कौम मौत का पीछा करती है तो जिंदगी उसका ताक़ुब करती है और उसे बाहों में थाम लेती है। तो बहरहाल आज फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल करके इसराइल अगर ये सोच रहा है कि वो एक उनकी नस्ल कुशी कर रहा है तो उसकी बेवकूफ़ी है, और उसकी हिमायत करने वाले जितने ममालिक हैं वो भी इंतहाई बेवकूफ़ है। और मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ों की जन्नत में रह रहे हैं और उनका जो मुकाम होगा वो जहन्नुम ही होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि फ़लस्तीनी जो चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, वो यही कहते हैं कि हम इस अर्ज़ मुक़द्दस के लिए अपनी जानों का नजराना बड़ी खुशी के साथ पेश करते हैं, और तुम्हारा हथियार जो है वो तुम्हारा यानी तुम्हारी ताकत होगी, लेकिन हमारी ताकत तो हमारा रब है, ये फ़लस्तीनी नारा लगाते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो बात हुई है, लेकिन फिर चलते हैं हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह वो छोड़ गद्दी छोड़ के नारे बुलंद हो रहे हैं बिहार से। लेकिन अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि जो बिल पेश किया गया है, अमित शाह ने 3 बिल पेश किए हैं, उन बिल्स की जो मंजूरी की उम्मीद है बीजेपी को, उस पर वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो कोई भी जुर्म करेगा या जराइम का irtikab करेगा उसे हुकूमत चलाने का हक नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं 2002 की तरफ, जहां पर गुजरात फसादात हुए थे, गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया था, और उस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज थे। कई पुलिस ओहदेदारों बशमुल संजीव भट्ट ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया था, यानी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पर इल्ज़ाम आयद किया था कि इन फिरका वाराना फसादात में, मुसलमानों की नस्ल कुशी में मोदी मुलविस हैं। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया। लेकिन एक बात यह है कि उन्हें बैरूनी वीज़े देने से बरतानिया और अमेरिका ने इनकार कर दिया था। तो अब वज़ीर आज़म किस बुनियाद पर इस बिल की तायद कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। क्योंकि वक्त हो चुका है, इसलिए हम अपने प्रोग्राम खबर ख्याल का इख्तिताम करते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।